Hi everyone, welcome back to JKSSB online tutorial. This is वर्षरानी here. मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं आप, जिसके अंदर आप देखेंगे कि ब्रिटिश की पॉलिसीज किस तरह की थी, चाहे वो इम्पीरियल पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमिक हो, एजुकेशन से रिलेटेड किस तरह की पॉलिसीज थी इंग्लिश की, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का था, और कल्चरल पॉलिसी क्या थी। तो रिकैप कर लेते हैं। हमने देखा कि इंडिया में आने वाली सबसे पहली जो कंपनी होती है वो पोर्तुगीज कंपनी होती है, और पोर्तुगीज इंडिया में 1498 में आते हैं। मसाले का ट्रेड करने के लिए आते हैं। वास्को डी गामा होते हैं पहले यूरोपियन जो इंडिया आते हैं। वास्को डी गामा ये पोर्तुगीज पर्सन थे, सेलर थे ये। और उसके बाद फिर डच, ब्रिटिश, डैनिश, फ्रेंच सब आते हैं, और उनमें से सबके आपस में युद्ध लगते हैं, कंपटीशन होता है, और ब्रिटिश सबसे ज्यादा पावरफुल बन के बाहर आता है। और ब्रिटिश जो होता है इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पावर भी गेन कर लेता है। सबसे पहले छोटे छोटे जगह उनने पहले से ही ले रखी थी, मेट्रोस वगैरह जो थी ना, छोटे छोटे एरियाज जो पहले से ही जहां जहां उन्होंने सेंटर बनाया था उस एरिया को उन्होंने ले लिया था। बम्बई उनको गिफ्ट में मिला था। और जो ये बंगाल वाला एरिया होता है, यहाँ पे दो जंगे लड़ते हैं, वो पहले बैटल ऑफ प्लासी और फिर बैटल ऑफ बक्सर। तो बंगाल का काम हो जाता है तमाम, ठीक। फिर मैसूर में वो 4 जंगे लड़ते हैं, मैसूर के लिए वो 4 जंगे लड़ते हैं, 2 हैदर अली के टाइम में और 2 टीपू सुल्तान के टाइम में। और मैसूर भी चला जाता है 1799 के अंदर, और बंगाल चला जाता है 1764। बैटल ऑफ बक्सर के बाद चला गया बंगाल, समझे। फिर मराठा किंगडम को लेने के लिए 3 जंगे लगती हैं, 1819 में मराठा भी चला जाता है। फिर पंजाब लेने के लिए जब वो आते हैं तो पंजाब वो उनको 1849 में मिल जाता है पूरा। फिर अवध जो होता है, अवध में कोई जंग नहीं होती, अवध को ऐसे ही इल्जाम लगाते हैं नवाब के ऊपर कि वो मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, अच्छा गवर्नेंस नहीं चला रहे हैं, और वो उनको निकाल देते हैं वहां से, और उनका राज्य भी अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये तो थे बड़े बड़े राज्य की बात। जो बिल्कुल छोटे छोटे राज्य होते थे तो उनको तो वो वैसे ही हमला करके ले जाते थे, या कुछ और पॉलिसी करके, या कुछ संधि करवा देते थे उनसे कुछ। तो इस तरह से उनको बिल्कुल उनके ऊपर अंकुश लगा लेते थे ये ब्रिटिशर। तो आज देखते हैं हम यही पॉलिसीज किस तरह की थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंपीरियल पॉलिसी। तो इंपीरियल पॉलिसी, इंपीरियल का मतलब है साम्राज्य वाली पॉलिसी, मतलब अपना जो साम्राज्य है वो बढ़ाने वाली पॉलिसी, एक्सपेंशन कह सकते हो, कि अपने राज्य को बढ़ाने वाली, या फिर कह सकते हो कि दूसरे राज्यों को, दूसरे जो देश होते हैं छोटे छोटे कॉलोनीज अपने लिए बढ़ाना, इसको हम बोलते हैं इंपीरियल पॉलिसी। तो इसमें बहुत सारी इन्होंने अपनी नीतियां अपनाई थी, जिसमें से 2 सबसे खास नीतियां आती हैं, जिनका नाम है सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो हम इन्हीं दोनों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। और जो अदर पॉलिसीज हैं वो इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन हो गई, सबऑर्डिनेट यूनियन। ये पॉलिसीज जो सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते भी हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं बहुत ज्यादा। तो शुरू करते हैं सब्सिडरी अलायंस से। तो ये क्या होती है बेसिकली, अभी स्टेट सब्सिडरी अलायंस साइन करती है, वो अपनी आर्मी नहीं रखेगी, उनकी जो ब्रिटिश आर्मी होगी वो हेल्प करती है इस स्टेट को, ठीक है। तो ब्रिटिश आर्मी पहली चीज, पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि इनको ब्रिटिश आर्मी ही इनको डिफेंस के लिए यूज करनी पड़ेगी, और ब्रिटिश आर्मी का सारा खर्चा इनको उठाना पड़ेगा, इस स्टेट को उठाना होगा। और कोई भी फॉरेन पॉलिसी जो होगी वो इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, वो अंग्रेजों से पूछ के करेंगे। और इनका एक रेजिडेंट बैठा होगा यहाँ पे, जो इनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पे नजर रखते हुए रहेगा। और जो अभी मैंने बोला कि फॉरेन पॉलिसी वो इंडिपेंडेंटली नहीं बना सकते, किसी दूसरे राज्य के साथ वो कोई डील नहीं कर सकते, कोई संधि नहीं कर सकते विदाउट परमिशन ऑफ दिस ब्रिटिश, ओके। और क्या नहीं हो सकता यहाँ पे, ये जो राज्य है वो किसी और राज्य के साथ वॉर या फ्रेंडशिप कुछ नहीं कर सकता है। तो नो फ्रेंडशिप, नो वॉर विदाउट परमिशन, विदाउट इनकी परमिशन के बिना वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये शुरू किसने किया था? सबसे पहले एक फ्रेंच गवर्नर थे, डुप्ले, उन्होंने ये शुरू किया था, लेकिन वो इतना चला नहीं था, वो स्मॉल स्केल पे था। अंग्रेजों में से, ब्रिटिश में से वो किसने शुरू किया था, ये क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेल्सले। लॉर्ड वेल्सले ने ये स्टार्ट किया था बहुत बड़े लेवल पे 1798 में।
अब या इस पॉइंट से क्वेश्चन क्या आते हैं एग्जाम में, क्रम पूछेंगे कि बताएं पहले इनमें से राज्यों का क्रम बताओ कि जो जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस साइन कर दिया था अंग्रेजों के साथ। तो मैं आपको सीधे सीधे क्रम बता देती हूँ इसका। सबसे पहले जो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वैसे बहुत सारी स्टेट्स थी लेकिन मैं मेन स्टेट्स का क्रम बताऊंगी आपको। सबसे पहले थे हैदराबाद। तभी आप सोचते हो कि हैदराबाद लड़ता क्यों नहीं था अंग्रेजों के साथ, कैसे लड़ता। सबसे पहले संधि जो साइन कर ली थी इसने, इतने भयंकर एक ट्रीटी थी, इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी शर्तें थी कि वो उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते थे इस संधि के बाद। तो हैदराबाद के निजाम ने संधि साइन कर ली थी इनके साथ। तो हैदराबाद के बाद फिर मैसूर ने कर ली। मैसूर ने करी थी 1799 में। वडियर जो वो किंग थे वहाँ के, क्योंकि टीपू सुल्तान की तो डेथ हो चुकी थी, तो वडियर जो थे वो वैसे भी कठपुतली ही थे। अच्छा, उसके बाद मैसूर के बाद यहाँ पे जिन्होंने ये संधि साइन करी होती है वो होती है तो सादत अली जो सेकंड होते हैं, उन्होंने साइन करी थी ये अवध जो ट्रीटी होती है 1801 वाली, 1801 में करी थी इन्होंने, सादत अली खान द्वितीय। और फिर मराठा, तो फिर मराठों ने कर ली थी संधि साइन, वो करी थी बाजीराव द्वितीय के टाइम में 1802 में। दरअसल ये जब युद्ध हार गए थे ना ये, तो उसके बाद इन्होंने फिर ये संधि साइन कर ली थी। तो फिर इसके बाद फिर भी अंग्रेजों ने इनका राज्य ले ही लिया था, ये संधि साइन कर ली, फिर भी अवध को ले लिया उन्होंने, मराठाओं ने की, फिर भी उन्होंने ले ही लिया। बेसिकली और भी राज्य थे जैसे बरार है, होलकर है, तंजौर है, इन्होंने भी संधि साइन करी थी। बहुत सारे राज्यों से जबरदस्ती संधि साइन करवाई गई थी, जो भी हार जाते थे उनसे वो करवा देते थे संधि साइन, या बिना हारने के भी दबाव डालते थे वो छोटे छोटे राज्यों के ऊपर, जिनको आसपास वाले राज्यों की आपस में बनती नहीं थी उनकी पहले वो बिगड़वाते थे। अगर किसी की बनती भी होगी तो पहले बिगड़वाएंगे, अगर नहीं, लेट्स से इसने साइन कर ली ट्रीटी तो वो दूसरे की हेल्प कर ही नहीं सकता वैसे भी। दूसरा जब दूसरे को परेशान करने जाएंगे ब्रिटिशर्स, वो आएगा इसको हेल्प मांगने के लिए, तो ये हेल्प नहीं कर पाएगा उसकी, क्योंकि ये बंधा हुआ है। तो ये क्रम पूछते हैं कि इनका क्रम बताओ, पहले किसने सब्सिडियरी अलायंस साइन किया था या एंटर किया था सब्सिडियरी अलायंस में ब्रिटिश के साथ। हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर मराठा। दिस इज द ऑर्डर। ओके, ये क्रम आपने याद रखना है, ये आगे पीछे करके दे देंगे पता। और ये आप पूछेंगे इनमें से सबसे पहले किसने साइन की थी, तो हैदराबाद सबसे पहले करता है। अगर हैदराबाद ऑप्शन में नहीं है तो मैसूर, मैसूर ऑप्शन में नहीं तो अवध। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करना है। बोलेंगे कि इसको स्टार्ट किसने किया था, किस ब्रिटिश ने किया था, तो वेल्सले ने स्टार्ट किया था, तो 1798 में। ठीक है, लॉर्ड वेल्सले ने स्टार्ट किया था इसे ब्रिटिश में से। और उससे पहले इसके छोटे लेवल पे शुरुआत यहाँ पे फ्रेंच ने कर ली थी, फ्रेंच लोगों ने कर ली थी। तो अब सब्सिडियरी अलायंस के बाद दूसरी पॉलिसी होती है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये भी बहुत इफेक्टिवली अंग्रेज यूज करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा जिन्होंने ये पॉलिसी चलाई है इंडिया के अंदर, उसका नाम है डलहौजी। तो ये जो डलहौजी होता है 1848 के इसके बाद इसने बहुत ज्यादा इस पॉलिसी का यूज करा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का। इसका मतलब क्या है कि जिस भी राज्य में राजा का अपना कोई बेटा नहीं है, तो वो गोद लिए हुए बच्चे को राजा नहीं बना सकता। जिसका अपना बच्चा नहीं होगा, अपना बेटा नहीं होगा जिसको, वो उस राजा का जो रियासत होगी, उसका जो स्टेट होगी, वो अंग्रेजों के एम्पायर में मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये था रूल इनका। और राजा ये डिसाइड नहीं कर सकता था कि मैं किसको राजा बनाऊं, किस गोद लिए हुए बच्चे को राजा बनाऊं, ये अंग्रेज नहीं मानते थे। ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। और इस डलहौजी ने शुरू की थी, लेकिन डलहौजी के पहले भी कुछ जो राज्य थे उनमें ये अंग्रेजों ने यूज करा था ये जो पॉलिसी होती है। तो बिफोर डलहौजी कुछ राज्यों के मैं नाम लूंगी, और जो डलहौजी ने खुद किए उनके मैं नाम यहाँ लूंगी। तो जो बिफोर डलहौजी थे उनमें किट्टूर एक जगह आती है कर्नाटक के पास, कोडगू एक और जगह आती है, फिर कांगड़ा है, गुल्लर। उन सब राज्यों में राजाओं की अपनी औलाद ना होने के कारण, अपना कोई बेटा वारिस ना होने के कारण अंग्रेजों ने उनकी रियासत ले ली थी।
बहुत सारी और हैं, कन्नाउर होती है, कांगड़ा है, गुल्लर, तो एक्स्ट्रा लिख रही हूँ। एक्चुअली इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को अपने अंदर अधीन कर लिया था इसी पॉलिसी का यूज करके। और उन स्टेट्स को ना हेल्प करने के लिए पड़ोसी भी खास थे नहीं, क्योंकि पड़ोसी कोई बड़ा राज्य होता था उसके साथ उन्होंने पहले से ही सब्सिडरी अलायंस साइन कर ली होती थी, तो वो भी इनके खिलाफ लड़ नहीं सकते थे, और ना ही उनके पास कोई ज्यादा सेना होती थी, क्योंकि सेना तो उन्होंने अंग्रेजों की यूज करनी थी। तो इसकी वजह से ये जो छोटे छोटे राज्य थे इनकी हेल्प भी नहीं कर पाए इनके पड़ोसी राज्य, और इन सबको इस तरह से लूट लिया गया। जैसे किट्टूर की एग्जाम्पल है, जैसे चिन्नम्मा यहाँ की क्वीन होती हैं, तो संगोली विरायना जो होते हैं और उनके जो साथी होते हैं उनको सरेआम बाजार में, मतलब सब लोगों के सामने फांसी दी गई थी, और बहुत सारे लोगों को डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। और वहां पे मतलब वो इस तरह के छोटे छोटे जितने भी राज्य थे ना वो अपने आप में इंडिपेंडेंट थे, और वो सब अपने आप में सोने की चिड़िया ही थे। बहुत ज़्यादा वेल्थ होती थी उनमें, और बहुत अच्छा कृषि चलता था, बहुत अच्छा मतलब लैंड जो थी ना बहुत फर्टाइल होती थी, और इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती थी। ऐसे छोटे छोटे जो यूनिट्स होते थे, और अंग्रेजों की इन सब पे बुरी नज़र थी, इसलिए उन्होंने कोई ना कोई बहाना दे के सबको लूट लिया। और डलहौजी ने क्या क्या लूटा? सतारा, ये 1848 से चलता आ रहा था इसका काम, तो 1848 में इसने शुरू कर दिया आते ही। फिर और भी छोटे छोटे कुछ राज्य हैं, लेकिन मैं मेन बताती हूँ आपको सिर्फ। तो झांसी, जो सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि झांसी को कब अंग्रेजों ने अपने एम्पायर में ऐड किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज करके? 1852 में ये ऑफिशियली इसको ऐड कर चुके थे। और नागपुर पेशवाओं का सेंटर था। पेशवा का पूरा मराठा खत्म हो गया, लेकिन नागपुर अभी भी उनके पास बचा हुआ था, छोटा सा एक कैपिटल उनका। तो ये जो नागपुर होता है इसको 1854 में कब्जा करते हैं। देखो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए ग्राउंड बन रहा था, लेकिन अभी भी ना लोग इतने इकट्ठे अभी भी एकत्रित नहीं हुए थे, क्योंकि मुगल्स जो थे या जो उनके जो साथी थे, जैसे अवध का जो नवाब था, इनके साथ मराठाओं के रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो अगर उनको इकट्ठे होना भी हो ना रिवॉल्ट करने के लिए, तो ये अभी हुए नहीं थे इकट्ठे। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग लेवल पे लड़ रहे थे। बेगम हजरत महल अलग जगह पे लड़ रही थी, रानी झांसी की अलग लड़ रही थी, मतलब ये यूनिटी में अभी नहीं आए थे। तो जैसे जैसे लोग, जैसे 20वीं सदी आती है, जैसे 1910 1920, उस टाइम में सब लोगों को पता चल गया था कि हम हिंदुस्तानियों को लूटा जा रहा है, चाहे फिर वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी धर्म का हो, वो सब लोग एक होने को तैयार थे कि अपने देश के लिए हम अब अंग्रेजों को भगा देंगे यहाँ से। कोई जात पात नहीं, कोई रिलीजन नहीं, इस सब के ऊपर उठ के लोगों ने सोचा। लेकिन इसके पहले अभी लोगों को समझ में आने लगा था धीरे धीरे कि हो क्या रहा है। पहले अलग अलग राज्य अलग अलग संघर्ष कर रहा था अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए, लेकिन जब ये एक होंगे ना तो तब अंग्रेज जाएंगे यहाँ से, जब पूरा देश इकट्ठे होकर लड़ेगा इनके साथ। तो यहाँ से क्या सीक्वेंस आएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किन किन राज्यों में किस सीक्वेंस में लगती है। तो 17 में पहले, फिर झांसी, फिर नागपुर, और भी होती है उदयपुर, संबलपुर, जैतपुर, बहुत सारी और जगह होती है, लेकिन ये खास खास जगह है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किसको अनेक्स किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का इस्तेमाल करके 17। और झांसी कब अनेक्स हुआ? सीधे सीधे क्वेश्चन आता है इसके ऊपर डायरेक्ट, क्योंकि झांसी रानी लक्ष्मीबाई की वजह से बहुत ज्यादा फेमस है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो किट्टूर है ना, किट्टूर चिन्नम्मा की वजह से बहुत फेमस है। अगर आप साउथ इंडिया की हिस्ट्री देखोगे तो आपको पक्का इसके बारे में ज्यादा मालूम चलेगा कि वो किस तरह के थे। इस तरह का जिन लोगों का कैरेक्टर होता है ना, जो अपने लोगों के लिए जी जान देते हैं, उन लोगों को हमेशा याद किया जाता है। ये हुई कुछ इंपीरियल पॉलिसीज। अब बात करते हैं ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी का। इकोनॉमिक पॉलिसी के बहुत सारे पहलू हैं, जैसे कि रेवेन्यू पॉलिसी किस तरह की थी, इन्होंने एग्रीकल्चर का सत्यानाश मार दिया था, वो क्या था, और जो पैसे थे उनका भी बाहर मतलब एक्सपल्जन, यहाँ से निकाले ही जा रहे थे यहाँ से। जैसे वो स्पंज होता है ना एक, इन्होंने खुद बोला था अपनी जुबानी से कि हम एक स्पंज की तरह हैं, जो इंडिया का जो वेल्थ होता है उसको अपने अंदर ले लेते हैं और जाके
इंग्लैंड में डाल देते हैं वापस। तो रेलवेज और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। आप बोलोगे रेलवेज को मैंने इकोनॉमिक पॉलिसी में क्यों लाया, रेलवे तो समाज सेवा है ना। नहीं नहीं, ये समाज सेवा नहीं है। देखो आपका ये घर है, ठीक है, ये आपका घर है, आपके घर में कोई आता है बिजनेस कुछ भी बात करने के लिए, उसको पता चलता है कि आपके घर में बहुत सोना है, वो बहुत सोना ले जाता है वहां से, लेकिन उसे पता चलता है कि हीरे भी हैं लेकिन वो छत पे हैं, लेकिन आपके घर में सीढ़ी नहीं होती, तो वो बंदा क्या करता है, सीढ़ी बनवाता है, सीढ़ी बनवाता है वो हीरा ले जाने के लिए। तो क्या आप नतमस्तक हो जाओगे कि इस बंदे ने आपको सीढ़ी लगा के दे दी 5,000 की और उसने 5 करोड़ का हीरे ले लिया आपसे, क्या आप उसके लिए नतमस्तक होगे? तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनके इतना भी नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है कि अंग्रेजों ने आपको यहाँ पे रेलवे बना के दी है। उन्होंने वो इसलिए बनाई थी कि जो इंटरनल एरियाज थे यहाँ पे उन तक पहुंचा जा सके, यहाँ से खनिज पदार्थ मिनरल्स वगैरह लिए जा सके, सब कुछ लिया जा सके अंदर से, इसलिए उन्होंने रेलवे बनाई थी। ठीक है, ये इस सीढ़ी की एग्जाम्पल से आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। और आप बोलोगे हॉस्पिटल वगैरह बनाए थे, वो इसलिए बनाए थे कि वहां से बहुत सारे मिशनरीज को लाया जा सके, सिस्टर्स और ये सब। और दूसरी तरफ यहाँ का जो यूनानी, यहाँ का जो लोकल मेडिसिन था ना, सिद्ध मेडिसिन था, यहाँ पे आयुर्वेद था, उस सब को खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी कुछ फैक्ट्री में बनाए हुआ मलबा जो था वो यहाँ लाना था, इसलिए भी उन्होंने यहाँ पे अपने नाम के कुछ हॉस्पिटल खोल लिए थे। तो ये मत सोचना कि वो आपके लिए था, वो उनके लिए था, वो यहाँ से पैसे लेना चाहते थे, आप लोगों को लूटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सबको पता है कि यहाँ के जो लोग काम करते थे वो सब उन्होंने खत्म करवा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बेरोजगार हो गए थे। तो पहले रेवेन्यू पॉलिसी को देखते हैं हम कि इसमें क्या है। 4 तरह की हमें रेवेन्यू पॉलिसी देखने को मिलती है ब्रिटिश टाइम के अंदर। ये वारन हेस्टिंग ने स्टार्ट की थी इजारेदारी सिस्टम, लेकिन ये जो होता है ना, ये फेल हो जाता है, सिस्टम अनसक्सेसफुल होता है। इसमें होता क्या है, ये जमींदार को या कॉन्ट्रैक्टर कह सकते हो, वो बोली लगाते थे। ये जमीन कोई लेट्स से ये एक प्लॉट है जमीन का, ये एक प्लॉट है और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, बहुत सारे जमींदार आएंगे, जो बोलेगा, एक बोलेगा मैं 2,000 दूंगा साल का, दूसरा बोलेगा मैं 3,000 दूंगा, चौथा 4,000। जो 4,000 देगा, जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला होगा, अंग्रेज उसको दे देंगे वो खेत, बोलेंगे ठीक है तू लगवाना इसको। और बहुत सारे फिर फार्मर्स होंगे जो इस खेत को लगाएंगे और ये यहाँ से गवर्नमेंट को पैसे भरेगा, पैसे देगा साल के। और ये 5 साल तक होती थी, ठीक है, इसकी जो ड्यूरेशन होती थी 5 ईयर्स तक होती थी कॉन्ट्रैक्ट की, इसलिए इसको पंचशाला सेटलमेंट भी बोलते हैं, पंचशाला बंदोबस्त इजारे। ये जब फेल हो गई तो 1770 में इसको फिर कन्वर्ट कर लिया। तो ये शुरू वारन हेस्टिंग्स ने करी थी, तो ये फिर कन्वर्ट कर लेता है और 1 ईयर में कर देते हैं इसको फिर। लेकिन ये सिस्टम फेल था, ठीक है, ये पूरे इंडिया में चलता भी नहीं है क्योंकि ये तो फेल था। ये स्टार्ट करा था इन्होंने बंगाल और बिहार से, बंगाल एंड बिहार। एक किस्म का जमींदारी सिस्टम था, बड़ा जागीरदार था तो उसको दे दी जमीन, तो फिर वो बाकी जो किसान थे उनसे काम करवाएगा और फिर वहां से लगान भरेगा। तो ये वो तरीका था इसका। फिर आती है परमानेंट सेटलमेंट, कॉर्नवालिस ने ये शुरू करी थी। दिया था उसका 19% एरिया, जितना भी एरिया ब्रिटिश इंडिया के पास था उसका 19% एरिया में परमानेंट सेटलमेंट चल रही थी, परमानेंट बंदोबस्त चल रहा था। इसको जागीरदारी बोलते हैं, मालगुजारी भी बोलते हैं। तो मैं लिख रही हूं इसके लिए मालगुजारी। और इसी को फुल पहले से ही फिक्स था, वहां इजारेदारी में बोली लग रही थी, मतलब लैंडलॉर्ड जो ज्यादा पैसे दे देगा जो उसको दे देते थे अंग्रेज ये। लेकिन ये फेल हो गई क्योंकि कई बार लोग ज्यादा बोली लगा देते, कई बार बहुत कम लगाते थे, अंग्रेजों को अच्छा नहीं लगने लगा, कुछ फायदा नहीं था। इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट रखी, अंग्रेजों ने बोला हम फिक्स्ड रेवेन्यू रखते हैं, हमें जितना चाहिए हम इसको बोलते हैं, हमें इस खेत से इतना चाहिए, तू हमें इतना लाके दे दे, इसके अलावा सरप्लस होगा तेरा, ठीक है। तो फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू रख लिया इन्होंने। तो उसको बोलते हैं कि 10 हिस्से, 10/11 ब्रिटिश का और 10/11 होगा ब्रिटिश का और 1/11 होगा उस जमींदार का जो लेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। इस सिस्टम को मालगुजारी भी बोलते हैं, जागीरदारी भी बोलते हैं और बीसवेदारी भी बोलते हैं, बीसवेदारी।
तो और उसको बोलते हैं कि अगर तूने इसके एक्स्ट्रा भी ले लिया वहां से तो सरप्लस जो होगा वो भी जमींदार का होगा, वो भी तेरा होगा। किसान का इसमें अभी तक कोई नाम नहीं है। ये जमींदार है जिनको जमीन अंग्रेजों ने दे दी है, अब वो वहां से टैक्स कलेक्ट करेंगे। अब आता है रियोतवारी और महलवारी। ये क्या सेटलमेंट है? रियोत का मतलब होता है फार्मर। तो ये रियोतवारी जो होता है मद्रास, मुंबई, वेस्ट इंडिया, वेस्ट वाले पार्ट जो होते हैं, और बंगाल और असम, बहुत मतलब ज़्यादा एरिया था ये, बंगाल, असम, इन सब एरियाज में। इसमें होता क्या रियोतवारी में कि जो राइट्स होते हैं लैंड के वो फार्मर के पास होते हैं, तो फार्मर से अंग्रेज टैक्स लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ यही है, जो रियोत का मतलब होता है फार्मर, तो फार्मर से टैक्स लेते हैं अंग्रेज, फार्मर से टैक्स लेंगे। फार्मर के पास जमीन का राइट रहेगा, ठीक है, राइट जो होगा वो फार्मर के पास होगा। इसमें महलवारी में, महल होता है विलेज का हेड, ठीक है, विलेज हेड, जैसे सरपंच होता है ना कोई या मुखिया, तो ये एक गांव दे देते थे एक इंसान को कि ये तेरा गांव है, या जो मुखिया होता था उसको बोलते थे कि तू हमें लाके टैक्स दे देना, तू हमें रेवेन्यू दे देना, तो लोग काम करेंगे, हमें उससे ज्यादा मतलब नहीं है। तो जो इसको बोलते हैं महलवारी, तो मतलब विलेज होता था इसका हेड, महल का मतलब इसने ये होता है विलेज। तो महलवारी में 30% जो एरिया था ना ब्रिटिश इंडिया का वो इसमें आता था, और 18 जाएगा। तो पहले रियोतवारी, फिर महलवारी, और फिर परमानेंट सेटलमेंट। अगर हम देखें एरिया के हिसाब से ज्यादा किसको माना गया। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे कैश क्रॉप्स का ज़्यादा डिमांड आने लगा, ठीक है। तो जैसे टी हो गई, तो आसाम में टी का सबसे पहले जो गार्डन लगाया था 1835 में लगा था, पहला टी का गार्डन 1835 में लगाया गया था, और 1838 में पहली टी कंपनी बन गई थी इंडिया में। आज भी असम टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और जूट के लिए बंगाल को सेंटर बनाया गया, क्योंकि जूट जो ईस्टर्न इंडिया है ना, ईस्टर्न पार्ट, वहाँ पे जूट बहुत अच्छा उगता है। फिर कॉटन, इंडिगो हो गई, कॉफ़ी, इन सब के लिए बहुत डिमांड करने लगे अंग्रेज लोग, और लोगों को फोर्स भी करते थे कि ये जो चीज़ें हैं, लॉ बना लेते थे कि ये चीज़ें हमने उगानी ही उगानी है। और ओपियम के लिए भी बोलते थे लोगों को। ओपियम चाइना में सबसे ज्यादा उगाते थे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इससे नुकसान क्या है किसान को? कि आप बोलोगे कैश क्रॉप में तो फायदा है ना मैम, एक तो पैसे आएंगे ज्यादा, हाँ आएंगे, लेकिन अंग्रेज उनको इतने भी पैसे नहीं देते थे जितने आने चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब जब खाना खाने के लिए चाहिए तो तब क्या इंग्लैंड जाएंगे चावल खरीदने के लिए? जब यहाँ पे उग सकते हैं तो यहाँ पे आप इंडिगो डाइज वगैरह उगाओगे क्या? जो ये इंडिगो होती है नेचुरल डाई होती है, तो इसके उगाने से खेत की जो फर्टिलिटी हो जाती है वो कम हो जाती है। ये जो इंडिगो है ना, नेचुरल डाई है, लेकिन फर्टिलिटी के लिए नुकसान करती है। तो अब उस खेत में फिर और कुछ उगेगा नहीं, बाद में फर्टिलिटी नहीं होगी तो कुछ उपजाऊ जमीन नहीं रहेगी लोगों की, तो बहुत नुकसान था इस चीज का। इसी चीज को लेकर आगे चल के चंपारण सत्याग्रह हुआ था। बिहार में ये जगह पड़ती चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था भारत के अंदर। उसके बारे में हम आगे बात कर लेंगे। तो उससे नुकसान होता, कभी जब फेमाइन चल रहा हो तो अगर पहले से सरप्लस अनाज रखा होता तो वो भूखे मरते नहीं लोग। तो जब लेकिन फेमाइन पड़ता था तो लोग भूखे भी मर जाते थे यहाँ पे, क्योंकि खेतों में तो उन्होंने कैश क्रॉप्स उगाई होती थी, तो ये चीजें तो खाई नहीं जाएंगी। इस तरह से एग्रीकल्चर का भी उन्होंने बहुत बेड़ा गर्क किया था। फिर दूसरी कुछ पॉलिसीज थी, जैसे कि दादनी सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता था, अंग्रेज क्या करते थे, कुछ लोकल मर्चेंट्स को पहले से ही एडवांस पैसे दे देते थे, ठीक है, एडवांस टू लोकल मर्चेंट्स। कि फिर जो लोकल मर्चेंट्स होते थे वो किसानों से खरीदते थे और अंग्रेजों को दे देते थे वो फसल। तो उन्होंने जो पैसे अंग्रेजों से लिए हैं वो वही पैसे में आगे नहीं खरीदेंगे, वो बहुत किसानों को कम दाम में उनसे वो ले लेते थे। तो किसानों को
कोई बेनिफिट उसमें नहीं होता था। दूसरा कामयाती सिस्टम। कामयाती सिस्टम में क्या होता है, ये ओडिशा और बिहार, पहले देख लो, ओडिशा एंड बिहार में ये सिस्टम प्रिवेलेंट था। इसको कह सकते हो बंधुआ मजदूरी कह सकते हो आप इसको। इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था कि जैसे इन्होंने कभी उधार ले लिए पैसे, फिर उस पैसे पे ना उनको ब्याज लगाया जाता था बड़ा ज़्यादा। तो ये जिंदगी भर के लिए वो ब्याज ही चुकाते रह जाते थे। हर पूरा साल भी काम करेंगे ना तो उनका वो ब्याज पूरा नहीं होगा, क्योंकि उस ब्याज का रेट इतना ज़्यादा होता था और उनकी जो दिन की जो कमाई होती थी किसान की वो कम होती थी। तो इसलिए कर्जा तो मेन तो उसको छुओ भी मत, लेकिन जो इंटरेस्ट है ना वो भी नहीं चुका पा रहे वो, तो जिंदगी भर के लिए वो जबरदस्ती उनसे काम करते थे। तो ये कामिया कास्ट होती थी एक बिहार की, तो उनसे ये काम करवाया जाता था। ये बंधुआ मजदूरी ही है एक किस्म की। तीन कटिया जो सिस्टम है ये अंग्रेजों ने बनाया था सिस्टम, कि इंडियंस को बोला कि 3/20 पार्ट में अपनी जमीन के इंडिगो उगाओ। तो ये था 3 कठिया सिस्टम। ये किस रीजन में था, जिस रीजन में इंडिगो उग सकती थी उसी रीजन में होगा। तो ये भी बिहार के ज्यादा रीजन थे, ठीक है। चंपारण, मैंने आपको पहले बताया ना, चंपारण जो रीजन होता है बिहार का उसमें ज्यादा ये देखने को मिलता। दुबला हाली सिस्टम क्या होता है, एक मिनट जरा। तो 3 कठिया कहाँ पे सबसे ज्यादा देखी गई, बिहार में। 3 कठिया मतलब 3/20 पार्ट में जो जमीन का उसमें इंडिगो उगानी है। बाकी भी फसलें जैसे जैसे अंग्रेजों ने बोला वैसे उगाते रहो, उनमें से जितना रेवेन्यू उन्होंने पहले बोल दिया उतना देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा दुबला हाली सिस्टम में जो किसान होते थे, जो भी तो ये वो लोग हैं जो समझते थे कि जो उनका जो मास्टर है वो उनका गार्डियन है, और उनका भी गार्डियन है, और उनकी जो संपत्ति है उसका भी गार्डियन है उनका जो मास्टर है, मतलब जो जिसकी जमीन। ये थी दुबला हाली सिस्टम। ये सूरत में, गुजरात वाले एरिया में, सूरत में ये प्रिवेलेंट थी। ये किससे रिलेटेड, सनसेट लॉ और एब्सेंट जमींदारी सिस्टम। एब्सेंट जमींदार सिस्टम ये क्या चीज थी। सनसेट लॉ क्या था, सनसेट लॉ ये था कि अगर कोई जमींदार जिसको वो जमीन दे दी है ना कि तुम यहाँ से हमें टैक्स कलेक्ट करके देना किसानों से, वो जमींदार अगर किसी निर्धारित डेट के शाम तक यानी सनसेट होने तक अगर पैसा नहीं देता है तो उसकी जमीन जो है वो ले ली जाएगी और उसको निकाल दिया जाएगा वहां से। और एब्सेंट जमींदारी का सिस्टम ये होता है कि कई बार क्या होता है, लैंडलॉर्ड जो होता है वो किसी और जगह का होता है, या उस लोकल जगह का लैंडलॉर्ड अगर नहीं चुका पाया तो वो जमीन किसी अन्य गांव के, अन्य सिटी के जमींदार को दे दी जाएगी, और वो खुद डायरेक्टली जाएगा नहीं वहां पे लेने के लिए टैक्स, और वो कुछ और बिचौलिए भेज देगा, और वो बिचौलिए हो सकता है लोगों से जरूरत से ज्यादा टैक्स मांगे, जितना इसने रखा था उससे भी ज्यादा। तो किसानों का एक्सप्लोटेशन होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको पूछते हैं कि एब्सेंट जमींदारी सिस्टम और सनसेट लॉ किस सेटलमेंट से बिलोंग करते हैं, तो ये है परमानेंट सेटलमेंट। यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इंडिया की सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई थी। इंडिया में भी लोग बर्तन बनाते थे, यहाँ पे भी लोग कपड़े बनाते थे, यहाँ पे भी लोग जूते बनाते थे, क्रीम्स बनाते थे, शीशा बनाते थे, बहुत चीजें बनाते थे, लेकिन वो मेहनत से बनाते थे, हाथों से बनाते थे। लेकिन जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल यहाँ से लिया और इंग्लैंड जाके फिनिश्ड गुड्स बनाए। मशीन एक दिन में हजारों लाखों प्रोडक्ट बना सकती है, और एक इंसान एक दिन में 1 या 2 प्रोडक्ट बनाएगा, और वो उसी हिसाब से प्राइस रखेगा। एक इंसान अगर 1 महीना लगा के जूता बना रहा है तो वो उसको अगर रेट के हिसाब से अगर वो 100 रुपए में बेचेगा, तो मशीन एक दिन में लाखों बना सकती है, तो वो 1 रुपए में भी बेच सकती है उसी जूते को। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ और उस टाइम की भी बात कर रही हूँ। तो वही हुआ यहाँ पे भी। तो यहाँ बाहर से जो सामान इंडिया में आ रहा था उसके वो फ्री ट्रेड था, टैक्स फ्री ट्रेड था, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं थी और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। लेकिन इंडिया ने जो सामान देना हो यहाँ के आम लोगों ने, उसके जब वो बाहर जाएगा तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा वो
कस्टम ड्यूटी लगा लेते थे, पहले चीज। और दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मशीन्स नहीं थे और जो लोग यहाँ पे बहुत अच्छा काम भी कर रहे थे वो भी उन्होंने ठप करवा दिया था, क्योंकि उनको पैसे ही नहीं मिलते थे उस काम के। तो यहाँ की सारी इंडस्ट्रीज एक एक करके ठप करवा दी थी, लोगों का कोई काम चले जा रहा था, लोग भूखे मर रहे थे। और जब सूखा पड़ता था तो सब लोग, मतलब लाखों में लोग मरते थे। ये कोई नई बात नहीं है, ये मुगलों के टाइम से भी चल रहे। 1813 में क्या हुआ था, सबसे ज्यादा इंडिया को नुकसान पड़ा था, क्योंकि 1813 तक सिर्फ ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ही कंपनी थी इंग्लैंड की जो इंडिया में बिजनेस कर रही थी। लेकिन 1813 में उनकी वो मोनोपोली खत्म हो जाती है कुछ मैक्सिमम चीजों में, और बहुत सारी अंग्रेजी कंपनीज इंडिया में आ जाती हैं और इंडिया का पूरा पूरा ठप हो जाता है काम। रेलवेज 1853 में बनाते हैं, ये पहली जो सवारी की ट्रेन होती है बोरीबंदर रेलवे स्टेशन से चलती है। इसको जो कंपनी बनाती है वो एक प्राइवेट कंपनी होती है, उसका नाम होता है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ये कंपनी का नाम है जिसने पहली पैसेंजर ट्रेन बनाई थी इंडिया में। थॉमस रॉबर्टसन कमीशन आता है, उस कमीशन की रिकमेंडेशन पे लॉर्ड कर्जन के समय में ज्यादातर डेवलपमेंट जो रेल की, और इसी टाइम में 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना भी होती है। 1905, 1906, 1907 ये बहुत सी सरगर्मी वाले साल होते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता है। अंग्रेज क्या करते थे, एक राज्य रखोगे, एक चीज रखोगे तो वो लोग जुड़े हुए होते हैं, उनको अलग अलग बांट दो, अलग अलग तालुके में बांट दो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बांट लो, अलग अलग राज्य में बांट लो, तो उनको अलग करके रख सकते हो, उनको दबाया जा सकता है, उनकी पावर कम हो जाएगी अगर आप उनको बांट लोगे। डिवाइड एंड रूल करते थे, वही उन्होंने बंगाल में भी किया था। देखो एक पॉइंट है यहाँ पे, एकवर्थ कमीशन आता है कैल्म्सफोर्ड के टाइम में 1920 में। इस कमीशन के अकॉर्डिंग जो रेलवे को फुल्ली गवर्नमेंट सेक्टर बना दिया गया और रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग अलग कर दिया गया, सेपरेट कर लिया गया। क्वेश्चन ये यहाँ से बनता है, कई बार बनता है कि कौन से कमीशन या ये कमीशन एकवर्थ कमीशन किस चीज से रिलेटेड है, तो ये रेलवेज से रिलेटेड है। फुल्ली गवर्नमेंट सेक्टर कब बनाया गया रेलवेज को, क्योंकि प्राइवेट कंपनी ने बनाया था ना, फिर गवर्नमेंट सेक्टर बना दिया गया इसको 1920 में इनकी रिकमेंडेशन पे। और सेपरेशन ऑफ रेलवे कब हुई, 1924 में इसको इम्प्लीमेंट किया जब, तब रेलवे बजट और जनरल बजट को सेपरेट किया गया। और ये कहानी कब तक चलती है, ये कहानी चलती है 2016 तक, क्योंकि 2017 में यहाँ पे दिब्रॉय कमेटी आती है जिसके अनुसार रेलवे बजट और जनरल बजट को सेम कर दिया गया, एक ही कर दिया गया। तो मतलब अब सिंगल बजट होगा, वो सेपरेट जो बजट होता था अब वो नहीं होता है, ठीक है। तो दिब्रॉय कमेटी, वो भी आप याद रखना, पहले भी हमने पढ़ ली है एक वीडियो के अंदर। एकवर्थ कमीशन के अकॉर्डिंग 2 बजट बनेंगे, सेपरेट बजट बनेंगे रेलवे के लिए। पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन इंडिया का 1925 में चला था, मुंबई से लेके कुर्ला तक। ये था कुछ रेलवेज के बारे में पॉइंट। ये भी इकोनॉमी का ही पॉइंट है, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ से बहुत सारा खनिज लूटना था और बहुत सारा और रॉ मटेरियल लूटना था, कॉटन लेने थे। नॉर्थ इंडिया में, पंजाब साइड में और जगहों पे बहुत सारे कॉटन उगते हैं और बहुत सारी और चीजें जो अंग्रेजों को वहां नहीं मिलती, तो वो यहाँ से वो लेके जाते थे। एक्सपल्जन ऑफ वेल्थ, ये जो थ्योरी होती है ये भी दादा भाई नेरोजी देते हैं, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो थ्योरी है वो भी दादा भाई नेरोजी देते हैं। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी होते हैं और पॉलिटिशियन भी होते हैं। और यही ये जो एक्सपल्जन ऑफ वेल्थ क्या है बेसिकली, कि सारा पैसा यहाँ से ले जाना, इंडिया को उसके इवज में कुछ भी ना मिलना, ठीक है, कुछ भी उसके एवज में नहीं मिलता है, लेकिन सब कुछ चला जाता है बाहर। बहुत सारी चीजें हमारी एक्सपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन हमें उसका पैसा या कुछ नहीं मिलता है। तो ये थ्योरी जो होती है देते हैं दादा भाई नेरोजी। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन अपोज करने वाले भी बहुत होते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं दादा भाई नेरोजी के ऊपर। देखो इनके नाम की ना 4 सितंबर 1963 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्टल स्टैंप लागू करी थी, इशू करी थी इनको कॉमेमोरेट करने के लिए। 1925 में इनका जन्म होता है और 1917 में इनकी मृत्यु होती है बॉम्बे के अंदर।
तो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कौन है इनमें से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये हैं दादा भाई नौरोजी। ये एक पारसी होते हैं और ये प्रेसिडेंट रहे हैं कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में। ओके। और WC बैनर्जी के साथ मिलके इन्होंने इंडियन सोसाइटी बनाई थी लंदन के अंदर। ऑफिशियल एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया के। और ब्रिटेन की जो लोकसभा थी, फिन्सबरी की सीट इन्होंने जीती थी और ये पार्टी थी इनकी लिबरल पार्टी जो थी। तो ये पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश में हाउस ऑफ कॉमन्स में इलेक्ट होते हैं। तो यहाँ से इनके बारे में क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। और इन्होंने कुछ ऐसी किताबें लिखी हैं जिनके अंदर हमें मिलता है देखने को कि कैसे हमारी वेल्थ का ड्रेन होता है, कैसे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट आती है, जैसे कैसे ब्रिटिश ने यहाँ पे लूट मार मचाई थी। जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनकी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1902। इसमें ये बोलते हैं एक्सपल्जन ऑफ दिस वेल्थ के बारे में अच्छे से समझाते हैं। वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ये बुक इन्होंने लिखी है। यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसिस ये लिखी है इन्होंने। तो मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ पारसीज, क्योंकि खुद पारसी होते हैं ये, तो ये बुक से लिखते हैं। अच्छा जी, बैंकिंग सिस्टम के बारे में एक नज़र डालते हैं, फिर हम अगले जो टॉपिक्स हैं वो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो क्योंकि इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग भी आ जाती है। तो पहला इंडिया का बैंक जो यूरोपियन सिस्टम के ऊपर बेस्ड था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहला प्रेसिडेंसी बैंक होता है 1806 में बनता है बंगाल में। बंगाल एक प्रेसिडेंसी है, 3 प्रेसिडेंसीज होती हैं अंग्रेजों की, बंगाल, बम्बई एंड मद्रास। तो बंगाल की प्रेसिडेंसी में जो पहला बैंक बनता है 1806 में बनता है। फिर 1840 में बॉम्बे वाला, फिर मद्रास वाला 1843 में। इन तीनों बैंकों का मिला के एक बनता है 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, IBI बोलते हैं इसे, IBI। और इसी बैंक को गोरेवाला कमीशन की रिकमेंडेशन पे इसी बैंक को नेशनलाइज कर लिया जाता है 1955 में। इसको नेशनलाइज करते हैं और इसका नाम कर देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो आपका स्टेट बैंक है ना, ये यही है। ये पहले प्रेसिडेंसी बैंक होते हैं, फिर इसका नाम चेंज करके बनाते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। और फिर 1955 में गोरेवाला कमीशन की रिकमेंडेशन पे इस बैंक का नेशनलाइजेशन होता है और नेशनलाइजेशन के साथ साथ इसका नाम भी चेंज कर दिया जाता है और इसका नाम पड़ता है SBI। ओके। पहला इंडियन बैंक होता है पंजाब नेशनल बैंक। 1894 में इसको लाला हरकिशन फॉर्म करते हैं। और बात करें RBI की तो 1935 में RBI को बनाया था। 1934 में RBI एक्ट आया, उस एक्ट के थ्रू RBI को बनाया जाता है 1935 के अंदर। 5 करोड़ की कैपिटल होती है इसमें। और इस बैंक को भी 1 जनवरी 1950 में नेशनलाइज कर लिया जाता है और नाम यही रखा RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। 5 करोड़ की कैपिटल के साथ ये बैंक शुरू होता है और 1950 में इसका नेशनलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ये रहा बैंकिंग सिस्टम ब्रिटिश टाइम से जो शुरू हुआ था, उसकी हम बात कर रहे थे। तो हमने आज ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी देखी और लैंड रेवेन्यू वाली पॉलिसी देखी। अब हम आगे वाले वीडियो में इसके दूसरे पार्ट देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।